9 जून 2024 चित्रदुर्ग से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में के सिक्योरिटी गार्ड की नजर नाले के पास पड़ी एक लाश पर पड़ती है, जिसे कुत्तों का झुंड नोचने में लगा हुआ था। सुबह सुबह ऐसा मंजर देखकर हर कोई घबरा जाएगा, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना देरी किए लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की एक टीम तुरंत वहां पहुंचती है और डेड बॉडी को तत्काल ही हॉस्पिटल ले जाती है और जांच पड़ताल शुरू की। वे पुलिस के सामने ये मुसीबत आन पड़ी कि उस डेड बॉडी से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उस लाश की शिनाख्त हो सके। उस लाश की शुरुआती एनालिसिस से इतना समझ आ रहा था कि उस शख्स की उम्र 30 से 35 साल के तकरीबन होगी और उसकी मौत को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया होगा। ऐसी कंडीशन में पुलिस सबसे पहले आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करती है कि क्या ऐसे किसी शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। क्योंकि ये लाश नाले के किनारे मिली थी, इसलिए जाहिर था कहीं से बहकर आई थी। संयोग से पुलिस को जानकारी मिलती है कि नजदीक में ही एरिया के पुलिस थाने में 33 साल के युवक की लापता होने की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज करवाई है, जिसमें उसका बेटा शनिवार 8 जून से गायब है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाकर और उस नाले से मिली लाश की शिनाख्त करवाती है। लाश पर मौजूद जो बचे खुचे कपड़े थे, उन्हें देखकर उस मां का कलेजा निकल जाता है, क्योंकि ये लाश उन्हीं के बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी की एक मेडिकल शॉप में काम करता था और हमेशा की तरह अपने काम पर गया हुआ था, लेकिन 8 जून से उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। अब पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन रेणुका स्वामी की मौत कैसे हुई, इसका जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर ही पता चल सकता था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी, लेकिन ऐसे खुलासे के साथ जिसे इस केस के तार ऐसे आदमी से जुड़ने वाले थे जिसने कर्नाटक समेत पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो डिटेल्स थी वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावनी थी। स्वामी को पीट पीट कर मारा गया, उसकी जुबान काट ली गई, जबड़े को तोड़ दिया गया था, शरीर पर अनगिनत चोट के गहरे घाव के निशान थे। रेणुका स्वामी मेडिकल शॉप में एक छोटी सी नौकरी करने वाला एक 33 साल का सीधा साधा साधारण इंसान था, जिसका ना तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड था और ना कोई शिकायत थी, ना ही किसी से दुश्मनी और ना ही कोई विवाद। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे शख्स से किसी की क्या दुश्मनी थी। वो इतने सारे वो इतना पैसे वाला भी नहीं था कि रुपयों के चलते उसका किडनैप किया गया हो। अब चूंकि यह कोई हाई प्रोफाइल मामला केस नहीं था, इसलिए मीडिया का भी ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं गया। पुलिस भी इसे किसी अन्य केस की तरह ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तभी अगले दिन 10 जून को उसी पुलिस थाने में अचानक 3 लोग आते हैं। राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मोती ये दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी का कत्ल उन्होंने ही किया है। जिस केस पर पुलिस को ना ही मारने का मकसद और ना ही कोई सबूत मिला था, उसमें इतनी जल्दी अपराधी खुद चलकर पुलिस थाने सरेंडर करने आ गए थे। उन तीनों ने बताया था कि पैसों के लेन देन के चलते हुए झगड़े में ही उन्होंने रेणुका स्वामी की हत्या की थी। देखा जाए तो पुलिस को बिना मेहनत किए ही अपराधी मिल गए थे और अब यह केस खुद से ही सोल्व होकर सुलझकर बंद होने की कगार पर पहुंच ही गया था कि तभी अचानक उस थाने के एसपी पहुंच जाते हैं। जब उनके सामने पूरा मामला रखा जाता है तो उनको अपराधियों के खुद से आकर जुर्म कबूल करने की बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। वो खुद से ही तीनों को अलग अलग बुलाकर पूछताछ शुरू करते हैं कि कत्ल कब, कैसे और कहां किया गया। इन सवालों के जवाब तीनों ने ही अलग अलग दिए, जिसे एसपी समझ गए कि ये तीनों अपराधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्यों? इसके लिए तीनों की कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन पता करने के लिए पुलिस की एक टीम जुट जाती है। पुलिस की एक टीम को आदेश दिया जाता है।
पुलिस ने जब तीनों की सीडिया यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स चेक की तो उसमें एक नंबर ऐसा मिला जिससे पिछले 2 दिन से लगातार उनकी बातचीत हो रही थी। जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो वह नंबर किसी आम इंसान का नहीं था, बल्कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन थोगुदीपा का था। इन तीनों कातिल का आखिर इतने बड़े फिल्म स्टार से कैसा कनेक्शन था? इस सवाल का जवाब पता करने के लिए पुलिस ने पिछले 2 दिन की दर्शन के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जिससे उन्हें पता चला कि बीते 48 घंटों में इन तीनों कातिलों और सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन एक ही जगह थी। रेणुका स्वामी का खून हो जाना, तीनों लोगों का खुद से गुनाह कबूल करना और फिर इनका इतने बड़े स्टार फिल्म स्टार से कनेक्शन, इन सभी बिंदुओं को की जो शक की सुई थी उसने एक इस केस को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया था। अब एसपी को कुछ शक हुआ तो उन्होंने दोबारा उन तीनों से पूछताछ की, लेकिन इस बार सख्ती से पूछताछ करने पर आखिरकार उनमें से एक टूट जाता है और उसने ऐसा सच बताया जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई थी। उस सच ने ऐसे राज से पर्दा उठाया जो सबकी सोच से बहुत परे था, बहुत दूर था। वेलकम टू क्राइम दी एंड शो। माय नेम इज जेपी सारंग और आप देख रहे हैं द केस ऑफ सुपरस्टार दर्शन। दर्शन का विवादों से पुराना नाता रहा। साल 2003 में दर्शन की विजय लक्ष्मी से शादी हो जाती है और बाद में उनको एक बेटा भी होता है। समाज में दर्शन की शादीशुदा जिंदगी यूं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से दर्शन और उनकी बीवी के बीच संबंध बिगड़ने लगते हैं और संबंध इस कदर बिगड़ने लगते हैं कि 2011 में दर्शन पर उनकी पत्नी ने मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया, जिसके चलते दर्शन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकी। साल 2016 में उनकी पत्नी ने ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर का आरोप लगाते हुए एक और कंप्लेंट फाइल की, लेकिन बाद में समझौता हो गया और केस को विड्रॉ कर लिया गया। साल 2021 में दर्शन पर मैसूरू के एक होटल में एक वेटर के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर और उस वेटर को 50,000 रुपए का मुआवजा देकर मामले को रफा दफा कर दिया गया था। फिर साल 2022 में एक फिल्म प्रोड्यूसर भारत ने दर्शन पर जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में शिकायत की। फिर आता है नवंबर 2023। दर्शन की पड़ोसी ने पार्किंग को लेकर विवाद के चलते कुत्तों से हमला करने का आरोप लगाया, जिसके बाद दर्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उस मामले को भी रफा दफा कर दिया गया। दर्शन और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी के टूटते रिश्तों की सबसे बड़ी जो असली वजह थी वो 10 साल पहले दर्शन की जिंदगी में आने वाली पवित्रा गौड़ा थी। पवित्रा गौड़ा एक फैशन डिजाइनर और एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी। शुरुआत में काफी हाथ पैर मारने पर भी जब फिल्म्स नहीं मिली तो उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उनको एक बेटी होती है, लेकिन कुछ वक्त बाद अपने पति से रिश्ते बिगड़ जाने के चलते वो अपनी बेटी के साथ अलग ही रहने लगी। वहीं दर्शन को अपनी फिल्म्स के लिए किसी नए चेहरे के साथ काम करने की तलाश थी और ऐसे में बाई चांस पवित्रा दर्शन से टकरा जाती है, उनकी मुलाकात होती है। कुछ कारणों के चलते पवित्रा को फिल्म्स में रोल तो नहीं मिल पाया, लेकिन वो दर्शन के काफी करीब आ गई थी। सालों साल सब कुछ चुपचाप सही चल रहा था, लेकिन नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी खुशी के जन्मदिन का एक वीडियो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर, जिसमें दर्शन केक कटवाते और डांस करते नजर आ रहे थे। इस वीडियो में नए फैंस के बीच 2015 से चली आ रही दर्शन और पवित्रा के अफेयर्स को और हवा दे दी। लेकिन बवाल तो तब हो गया जब पवित्रा ने इंस्टाग्राम पर अपनी और दर्शन की रील्स पोस्ट की। इस रील्स के माध्यम से पवित्रा ने अपने और दर्शन के रिश्ते को पब्लिकली शो कर दिया। अब ये रील न केवल वायरल हुई, बल्कि ये भी साफ हो गया कि शादीशुदा होते हुए भी दर्शन का पवित्रा से 10 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब इस वीडियो से विजय लक्ष्मी भड़क उठी
और जवाब में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पवित्रा के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगी। लेकिन अब ये सवाल ये कि नाले में मिली रेणुका स्वामी की लाश का इन सब से क्या कनेक्शन। लेकिन देखा जाए तो इस पूरे केस की जड़ यहीं से शुरू होती है। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स को जिस तरह फैन का सपोर्ट और प्यार मिलता है, वो शायद ही पूरी दुनिया में किसी फिल्म स्टार को मिलता होगा। इसी तरह दर्शन की भी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, करोड़ों में उनकी फैन फॉलोइंग थी। बहुत सारे फैन क्लब्स हैं और बहुत सारे लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। और यही वजह थी कि पवित्रा और विजय लक्ष्मी के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग में विजय लक्ष्मी को दर्शन के फैन की एक बहुत बड़ी लॉबी का भरपूर सपोर्ट मिला। ये वो लोग थे जो दर्शन और पवित्रा के रिश्ते को गलत ठहराते थे और पवित्रा को उनके भगवान का परिवार तोड़ने वाली महिला भी कहते थे, जिसके चलते पवित्रा को सोशल मीडिया पर ढेर सारे हेट कमेंट्स मिलने लगे। अब पवित्रा को उल्टा सीधा भी लिखा जाने लगा, जिस वजह से पवित्रा को मजबूरन अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। अब यहीं से शुरू होती है रेणुका स्वामी की कहानी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रहने वाला 33 साल का यह शख्स रेणुका स्वामी दर्शन का बहुत बड़ा फैन था, जो एक अंधभक्त सपोर्टर भी था और दर्शन को भगवान की तरह मानता था, भगवान की तरह उसे पूजता था। सालों से वो दर्शन की सारी फिल्में हर कीमत में फर्स्ट शो देखने जाता था। जब पवित्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो रेणुका स्वामी भी उन लोगों में था जो इस रिश्ते के खिलाफ था और उसे लगता था कि जिस भगवान की वो पूजा करते हैं वो कभी भी अपनी पत्नी और अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकते। वो पवित्रा के हर एक पोस्ट पर कमेंट करता और उसे गलत ठहराता, उसे उल्टे सीधे लिखता और दर्शन की जिंदगी से दूर रहने की धमकी तक दे डाला था। अब इत्तेफाक से जून के पहले हफ्ते में रेणुका स्वामी ने पवित्रा की एक ऐसी ही पोस्ट पर कमेंट कर उसे भला बुरा कहा और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। उसने ये कमेंट एक फेक आईडी बनाकर किए थे, जिसे बाई चांस पवित्रा ने पढ़ लिया और अब पवित्रा इतनी बढ़ गई कि उसने कमेंट के जवाब में लिखा भी कि वक्त जवाब देगा, बस देखते जाओ। अब गुस्से में आकर पवित्रा ये सब कुछ दर्शन को बता देती हैं। अब जब पवित्रा दर्शन को उस कमेंट करने वाले यानी रेणुका स्वामी के बारे में बताती हैं और उसे सबक सिखाने के लिए भी कहती हैं, तो दर्शन उसे विश्वास दिलाता है कि वो इस मामले में जरूर कुछ करेगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि दर्शन के कहने पर उसके एक एम्प्लॉय यानी कर्मचारी पवन ने इंस्टाग्राम पर पवित्रा गौड़ा नाम का एक फर्जी अकाउंट बनाया और फर्जी अकाउंट बनाकर रेणुका स्वामी से चैट करने लगा। रेणुका स्वामी उस फेक अकाउंट को असली मानकर उसके झांसे में आ गया और बातों में उसे अपना नाम और एड्रेस दे डाला। अब जैसे ही एड्रेस दर्शन को मिला, दर्शन ने राघवेंद्र, जो उसका एक फैन क्लब चलाता है, को रेणुका स्वामी को किडनैप कर बेंगलुरु लाने का आदेश दिया और इसके साथ ही इस काम के बदले उसने राघवेंद्र को 30 लाख रुपए भी दिए थे। अब 8 जून की सुबह चित्रदुर्गा में फार्मेसी जाते वक्त रास्ते में रेणुका स्वामी को रोक लिया जाता है। उसे ये कहकर साथ चलने को बोला गया कि वे उसे दर्शन से मिलवाएंगे और तुम उनसे मिलकर सोशल मीडिया पर पवित्रा पर किए गए अपने कमेंट्स को लेकर माफी मांग लेना। अब रेणुका स्वामी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि माफी की आड़ में उसके लिए जाल बिछाया गया था। राघवेंद्र और उसके साथी स्वामी को बेंगलुरु के आरआर नगर में एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और वहां शुरू होता है मौत का असली तांडव। पूरे दिन वो स्वामी को बेदम होने तक बांधकर उसे बेल्ट और डंडू से उसे बुरी तरह पीटते हैं। तभी देर शाम दर्शन वहां अपने साथियों के साथ पहुंचता है। अब अधमरी हालत में जब स्वामी की नजर अपने हीरो पर पड़ती है तो उसे लगा कि शायद दर्शन उसे बचाने आया है, लेकिन कहा जाता है कि रील और रियल लाइफ में काफी अंतर होता है, क्योंकि दर्शन उसे वहां बचाने नहीं बल्कि ऐसे गहरे घाव देने आया था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रेणुका स्वामी ने जिससे अपना भगवान समझा था, उसने हैवान बनकर उसे इस कदर तड़पाया कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो रेणुका स्वामी के शरीर पर लगभग 15 गहरे घाव थे।
अब जब स्वामी को टॉर्चर किया जा रहा था, उस वक्त पवित्रा गौड़ा भी वहां मौजूद थी। पूरे दिन चले टॉर्चर की वजह से आखिरकार रेणुका स्वामी दम तोड़ देता है। स्वामी की साल भर पहले ही शादी हुई थी और वो दोनों अब इस साल के अंत तक माँ बाप भी बनने वाले थे। उसकी पत्नी सुहाना लगातार रेणुका को कॉल किए जा रही थी, उसे कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वामी का फोन लगातार बंद आ रहा था। उसे ये खबर भी नहीं थी कि अब वे कभी भी अपने पति यानी रेणुका स्वामी से कभी नहीं मिल पाएगी, उसका चेहरा कभी नहीं देख पाएगी। अगले दिन सुबह 3:30 बजे इन लोगों ने स्वामी की डेड बॉडी को गाड़ी में भरकर कामाक्षी पाल्या के एक नाले में फेंक दिया। और उसके बाद जो हुआ हम जानते हैं कि कैसे उस सिक्योरिटी गार्ड को लाश मिलती है और फिर 3 अपराधी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, जिसे यह सारा केस खुल जाता है। दरअसल वो तीनों दर्शन के कहने पर ही अपना जुर्म, अपना अपराध अपने सर लेते हैं और इस काम के बदले दर्शन उन्हें 5-5 लाख रुपए भी देता है। अब दर्शन अपने प्लान को फुल प्रूफ बनाने के चक्कर में खुद ही फंस जाता है, क्योंकि अगर उस वक्त ये तीनों अपराधी पुलिस थाने नहीं जाते तो बहुत मुश्किल था इस केस का खुलासा करना। पुलिस ने 2 गाड़ियां जब्त की जो दर्शन के नाम पर रजिस्टर थी। इसके साथ ही ड्राइवर रवि ने भी सरेंडर कर पूरी वारदात की जानकारी दी। रवि वही ड्राइवर था जो स्वामी को चित्रदुर्गा से बेंगलुरु उसी जगह तक ले गया जहां उसे टॉर्चर किया गया था। पुलिस को राघवेंद्र से 30 लाख रुपए भी मिले थे जो दर्शन ने उसे ये काम पूरा करने के लिए दिए थे। अब क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है तो इसमें अपराधियों को बचाने के लिए पॉलिटिक्स अटेम्प्ट भी किए गए, लेकिन इस केस को लीड कर रहे एक ईमानदार और सख्त एसपी और कमिश्नर की वजह से न सिर्फ ये केस इतनी जल्दी सोल्व हो पाया बल्कि मीडिया के सामने भी आया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अब तक दर्शन और पवित्रा गौड़ा को मिलाकर कुल 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस केस में पुलिस ने पवित्रा को प्राइम एक्यूज्ड और दर्शन को सेकंड एक्यूज्ड बनाया गया, क्योंकि वो पवित्रा ही थी जिसके उकसाने पर इस क्राइम को अंजाम दिया गया। ये केस हमें मैसेज देता है कि हमें अपने आइडल्स और अपने आदर्शों को सोच समझ कर चुनना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आपको दिखाया जा रहा हो वही सच हो। तो ये था आज का केस जो दिखाता है कि कैसे एक मामूली से एक मसले को लेकर एक फिल्म स्टार किस हद तक उसे लेकर चला गया। एक ऐसा केस जिसमें एक डाई हार्ट फैन की मौत उसके ही सुपरस्टार के हाथों हो गई। उम्मीद है आपको इस केस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और मिलते हैं किसी एक अगले नए केस के साथ। और प्लीज क्राइम दी एंड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।